हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे रूरल इंडिया प्रॉब्लम्स। जब हमने पहली बार इसके बारे में बात की थी तो हमने बात की थी रूरल इंटरनेट प्रॉब्लम्स, यानी कि हमने तब ग्रामीण सिर्फ इसके एक इशू पर बात की थी, ग्रामीण इशू के एक इंटरनेट पर। आज इसे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रूरल इंडिया ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ की हमारी कंट्री को पीछे धकेल रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि हमारा रूरल इंडिया ही डेवलप नहीं हो पा रहा है? इतनी कोशिशों के बाद भी जो जो माइग्रेशन है रूरल इंडिया से, वो अर्बन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा हो रहा है और अर्बन एरियाज़ विकसित ज़्यादा हो रहे हैं रूरल एरियाज़ के मुकाबले। आज इन सभी इशू पर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी इतनी प्रगति देश के होने के बाद भी रूरल इंडिया पीछे कैसे रह गया है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 दशक की बात करें तो अर्बन एरिया में स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, हेल्थ सुविधाओं में भी और कितनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। लेकिन जहाँ बात हम रूरल इंडिया की करते हैं तो वहाँ इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली। और माइग्रेशन की समस्या, जो रूरल इंडिया के युवा थे वो अर्बन एरियाज़ में जाके सेटल होना शुरू हो गए। इससे एक माइग्रेशन की प्रॉब्लम गांव में देखने को मिली। और ये एक कारण भी है कि हमारा रूरल एरिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत पीछे है अर्बन एरिया के मुकाबले। बेसिक से बेसिक सुविधाएं भी हमें रूरल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही कम है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या फिर हम कंपेयर करने की बात करें रूरल को अर्बन से, तो इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर, पॉवर्टी, ये ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जो ये साबित करते हैं कि रूरल इंडिया अभी भी अर्बन इंडिया से काफ़ी पीछे है। इन सभी मुद्दों पे एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉवर्टी की। पॉवर्टी यानी गरीबी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में जो गरीबी है वो 22% से घटकर 8% रह गई थी 2011 से 2017 के बीच। लेकिन क्योंकि कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, उससे एक दर बढ़कर 12% तक आ गई है। ये भी एक कारण है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के कम होने का। और वर्ल्ड बैंक के माने तो ये दर बढ़कर 15% तक के आसपास भी पहुंच सकती है 2022 के अंत में। तो ये भी एक इशू है भारत के डेवलपमेंट के कम होने का। सरकार पिछले 2 दशकों में सरकार ने कोशिश तो की है रूरल इंडिया में डेवलपमेंट को बूस्ट करने की, लेकिन उतनी वो सहायक नहीं हो पाई जितनी ऐसा होना चाहिए था। अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास शिक्षा का अधिकार, पानी का, स्वच्छता का ऐसे अधिकार बहुत ही कम है। कनेक्टिविटी की बात करें तो मोबाइल, रोड और ट्रांसपोर्ट, ये सारी कनेक्टिविटी भारत के रूरल एरिया को अर्बन एरिया से जोड़ती हैं। लेकिन अगर स्थिति की बात करें तो मोबाइल कम्युनिकेशन की बात की, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि उसकी सुविधाएं रूरल एरिया में काफ़ी कम हैं। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो रोड्स भी, उनके भी हालत खस्ता हाल ही है। और बात करें तो रोड्स की बात हमने की। अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के छोटे, जब रोड्स ही खराब है तो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी काफ़ी कम है और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हम रूरल एरिया को अगर हम कंपेयर करते हैं रोड्स के मामले में भी, तो वो भी काफ़ी हालत ख़राब है। मोबाइल कम्युनिकेशन के मामले में भी रूरल इंडिया काफ़ी ख़राब है। ये जो इश्यूज़ है, छोटे छोटे इश्यूज़ की, मोबाइल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना, रोड्स को बूस्ट करना, ये सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ कागजों पे तो उनको कर देती है, लेकिन जब हम हकीकत में उनको देखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ख़राब है। और रोड्स पर यूज होने वाला मटेरियल भी ऐसा नहीं है कि जो 2 साल 3 साल निकाल देता है, नहीं, वो भी 1 साल 6 महीने 7 महीने वो चल पाता है, उसके बाद वो रोड फिर ख़राब हो जाती है। इसमें भी भ्रष्टाचार होता रहता है। इसमें भी रूरल इंडिया पर फोकस गवर्नमेंट को करना होगा, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे देश को पीछे ले जा रहा है। हम बात करें मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में, हमने बात की थी, तो मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो नेटवर्क इश्यूज़ इतने ज़्यादा है कि कनेक्टिविटी बहुत ही कमज़ोर होती है। कभी कभी
आती नहीं है, आती है तो स्पीड काफ़ी कम रहती है। और आंकड़ों की बात करें तो भारत में अभी भी कनेक्टिविटी के नाम पे कई सारी कंपनीज़ है, लेकिन उनके नेटवर्क को हम कंपेयर करते हैं तो कई कंपनीज़ के नेटवर्क तो गांव में आते भी नहीं हैं, और जिनके आते हैं उनकी भी हालत ख़राब है। ये सब इश्यूज जो हैं हमारे देश की प्रगति का एक बाधक है। और बैड रोड्स के कारण जो हेल्थ इमरजेंसीज विलेजेस में होती है, जहाँ वो काफ़ी दुर्भर बना देता है अपने जो पेशेंट्स को लेकर यहाँ से बाहर जाना। उसके कारण जो बैड रोड्स हैं वो कभी कभी हादसे में तब्दील भी हो जाते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाईज। अगर हम प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन पहले से अभी गाँव में बेहतर तो हुई है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जब ज़्यादा पहले थी नहीं, अब थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वो भी इतनी नहीं है कि उससे ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर रूप से गांव में सप्लाई होती है। साफ़ पानी भी एक सबसे बड़ी समस्या है, साफ़ पानी का ना मिलना। और अभी जल जीवन अभियान जो शुरू किया गया है उसमें भी उसका भी शुरू होना बाकी है। और जो कभी कभी जो विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में ऐसी सुविधा जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा ना होना, हमारे रूरल इंडिया की बात करें तो काफ़ी सारे विलेजेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी का ना होना एक सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ तक कि मोबाइल कम्युनिकेशन और कितनी ज़्यादा सारी सुविधाओं के लिए। ऐसी सुविधाओं के लिए सरकार को सोलर एनर्जी का भी सहारा लेना चाहिए, जो अब तक ऐसा नहीं दिखाया गया। कुछ ही गांव ऐसे हैं जो इसका सहारा लेते हैं और इससे उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर भी हुई। एजुकेशन लिटरेसी, अगर हम 2018 की बात करें तो यूथ लिटरेसी रेट जो 91.10% है, तो वहीं एडल्ट लिटरेसी रेट 76.14% है। और अगर हम भारत की बात करें तो मेल लिटरेसी रेट जो है वो 84.14% है और वुमेन लिटरेसी रेट 68.46% है। ये हमारी फैमिली प्लानिंग को भी दर्शाता है कि कितने ज़्यादा मेल के मुकाबले फीमेल में लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है। और ये भी एक फैक्टर है हमारे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक लैग का, जिसको दूर किया जाना चाहिए। ये जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि पिछले डिकेड के मुकाबले बात करें तो ये काफ़ी बड़ा है। 2011 में जो 64% था अब 68 हुआ है, और मेल में भी जो 80% था वो बढ़कर 84 हुआ है। ये आंकड़ा दर्शाता है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। यहाँ तक कि विलेजेस में भी ये काम करना ज़्यादा है। विलेज स्कूल की हम बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी है। हमें ये देखना होगा कि क्या विलेज स्कूल में जो टीचर्स आते हैं क्या वो सिर्फ चाय पीने आते हैं, बैठ कर टाइम पास करने, या बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हमें इन सारी चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि स्कूल जो बनाए गए हैं वो एजुकेशन के लिए ही बनाए गए हैं। और फिर ऐसे प्राइवेट स्कूल में इतने बच्चे क्यों जाते हैं, सरकारी स्कूलों में इतने कम क्यों। ये इन सारे फैक्टर्स को हमें दूर करना होगा, जिससे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ बेहतर हो सके और विलेजेस में भी वो एजुकेशन जो है वो मिल सके, ना कि प्राइवेट स्कूल्स में। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोजगार, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो भारत में काफ़ी ज़्यादा है और बढ़ भी रही है। अब हम कोविड के कारण कहें या किसी और कारण कहें तो भारत में रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी कम रोज़गार मिलते हैं, और इसी कारण जो यहाँ के युवा है वो शहरों की तरफ मूव ऑन करना शुरू करते हैं, जिससे एक माइग्रेशन इशू भी यहाँ पे पैदा होता है। हालांकि बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद भी युवा जो है वो शहरों की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एक बेहतर जीवन के लिए। क्योंकि और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी मोटी कंपनी है वो गांव में आती नहीं है, वो रोज़गार देते हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी वो रोज़गार देते हैं। यहाँ की छोटे मोटे जो शहर हैं इनमें भी वो रोज़गार नहीं देते, वो बड़े बड़े शहरों में ही रोज़गार देना पसंद भी करती हैं। इस इशू को दूर किया जाना चाहिए। हालांकि मॉडर्न एग्रीकल्चर में अभी नए नए बिजनेस टूल, एग्रीकल्चर टूल्स जो है, नए नए मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स आई है, उससे ये जो एम्प्लॉयमेंट इशू है वो काफ़ी दूर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत दूर किया जाना इसको बाकी है। एजुकेशन लिटरेसी, अगर हम 2018 की बात करें तो यूथ लिटरेसी रेट जो 91.10% है, तो वहीं
एडल्ट लिटरेसी रेट 76.14% है। और अगर हम भारत की बात करें तो मेल लिटरेसी रेट जो है वो 84.14% है और वुमेन लिटरेसी रेट 68.46% है। ये हमारी फैमिली प्लानिंग को भी दर्शाता है कि कितने ज़्यादा मेल के मुकाबले फीमेल में लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है। और ये भी एक फैक्टर है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक लैग का, जिसको दूर किया जाना चाहिए। ये जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि पिछले डिकेड के मुकाबले बात करें तो ये काफ़ी बड़ा है। 2011 में जो 64% था अब 68 हुआ है, और मेल में भी जो 80% था वो बढ़कर 84 हुआ है। ये आंकड़ा दर्शाता है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। यहाँ तक कि विलेजेस में भी ये काम करना ज़्यादा है। विलेज स्कूल की हम बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी है। हमें ये देखना होगा कि क्या विलेज स्कूल में जो टीचर्स आते हैं क्या वो सिर्फ चाय पीने आते हैं, बैठ कर टाइम पास करने, या बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हमें इन सारी चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि स्कूल जो बनाए गए हैं वो एजुकेशन के लिए ही बनाए गए हैं। और फिर ऐसे प्राइवेट स्कूल में इतने बच्चे क्यों जाते हैं, सरकारी स्कूलों में इतने कम क्यों। ये इन सारे फैक्टर्स को हमें दूर करना होगा, जिससे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ बेहतर हो सके और विलेजेस में भी वो एजुकेशन जो है वो मिल सके, ना कि प्राइवेट स्कूल्स में। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोजगार, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो भारत में काफ़ी ज़्यादा है और बढ़ भी रही है। अब हम कोविड के कारण कहे या किसी और कारण कहे तो भारत में रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी कम रोज़गार मिलते हैं, और इसी कारण जो यहाँ के युवा है वो शहरों की तरफ मूव ऑन करना शुरू करते हैं, जिससे एक माइग्रेशन इशू भी यहाँ पे पैदा होता है। हालांकि बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद भी युवा जो है वो शहरों की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एक बेहतर जीवन के लिए। क्योंकि और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी मोटी कंपनी है वो गांव में आती नहीं है, वो रोज़गार देते हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी वो रोज़गार देते हैं। यहाँ की छोटे मोटे जो शहर हैं इनमें भी वो रोज़गार नहीं देती, वो बड़े बड़े शहरों में ही रोज़गार देना पसंद भी करती हैं। इस इशू को दूर किया जाना चाहिए। हालांकि मॉडर्न एग्रीकल्चर में अभी नए नए बिजनेस टूल, एग्रीकल्चर टूल्स जो है, नए नए मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स आई है, उससे ये जो एम्प्लॉयमेंट इशू है वो काफ़ी दूर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत दूर किया जाना इसको बाकी है। लैंड रिफॉर्म्स इन्हें इनिशिएटेड किया जाना चाहिए रूरल एरियाज में, जहाँ आज़ादी के बाद से ही जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। हाउएवर गवर्नमेंट ने कई कोशिशें की, उसकी कोशिशों के बाद ओवरकम भी पाया गया, इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश भी की, जो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही है। लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो ये बहुत ही लैंड रिफॉर्म्स ने एनेबल किया एग्रीकल्चर लैंड के ऑप्टिमम यूज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट हुआ। और इसके लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जो है कई योजनाएं जो चलाई गई उससे जो गरीबों को था उनको फ़ायदा भी हुआ, और जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका इकोनॉमी पर होता था उसको काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश भी की गई। कई योजना लैंड रिफॉर्म्स के हिसाब से जो चलाई गई वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, हृदय योजना, मनरेगा और कितने सारी। अगर बात करें तो इनकी वजह से काफ़ी सुधार भी हुआ है, और अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इस ओर ध्यान देना भी शुरू भी किया है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कहा कि वो ऑप्टिकल फाइबर्स का एक नेटवर्क जो है वाईफाई की सुविधा गाँव तक पहुँचाएगी, जो एक खुशी की बात है, और ऐसा करना भी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं इनके लिए प्राइवेट कंपनियों को भी आगे आना चाहिए गवर्नमेंट की मदद के लिए, और उसे करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे उतना ही भारत के डेवलपमेंट के लिए भी हम सहयोग करेंगे। और हमें ये भी समझना होगा कि भारत तभी डेवलप करेगा जब रूरल और अर्बन दोनों साथ मिल के चलेंगे, और इसके लिए धीरे धीरे हमें शहरों और ग्रामीण दोनों को एक करना होगा, और माइग्रेशन जैसी जो समस्या है उन्हें रोकना भी होगा, और जो साफ पानी की समस्या है वो भी देनी होगी। एजुकेशन से जो वीक एजुकेशन हमारा है उसे भी हमें इम्प्रूव करना होगा। तो बस अब तक के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, उसमें बात करेंगे भारत की कुछ और समस्या होगी।